दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मेरे 2 बच्चे हैं। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया। आखिरकार मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपने बच्चों को हर तरह की फैसिलिटीज़ और हर तरह की खुशी देकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। आखिर यह सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहा था। कभी भी मैंने अपने बच्चों पर रोक टोक नहीं की थी। हमारे घर में ढेर सारे नौकर चाकर काम करते थे। यह बात तब की है जब मेरा बेटा अनुज 23 साल की उम्र का था और मेरी बेटी सौम्या 19 साल की थी। मेरी बेटी लंदन पढ़ने के लिए गई हुई थी, जबकि मेरा बेटा अपने ही शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसके दोस्त भी यहीं पर थे। मैं चाहता था कि अनुज जल्द ही मेरी बराबरी पर आ जाए, मेरे काम को संभालने लगे, लेकिन अभी उसे अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना था। मैं अपने जवान बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। आखिरकार अब उनकी ज़िंदगी जीने की उम्र थी। वैसे भी उम्र गुजरने के बाद लोग अपने काम पर ही ध्यान देते हैं और फिर उनके पास ज़िंदगी एंजॉय करने का वक्त ही नहीं होता। मैं भी कुछ ऐसे ही ख्याल रखता था। मेरी पत्नी बहुत मॉडर्न ख्याल की थी। वो अपने बच्चों पर कम बल्कि अपनी दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे अपने पेरेंट्स से बराबर का प्यार करते थे। जिंदगी इसी तरह से बहुत खुशहाल गुजर रही थी। मेरी बेटी की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और वो कुछ ही दिनों बाद ही इंडिया वापस आ रही थी। लेकिन अनुज अब आगे पढ़ना नहीं चाहता था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता रहता था। कभी वो कहीं ट्रिप पर जाता तो कभी कई कई दिन तक अपने दोस्तों के साथ गायब रहता था। मैं उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करता था, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अपने काम में ही बिजी रहता था। यह काम मेरी पत्नी के थे कि बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उन्हें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, मगर वो तो हर बात से आज़ाद थी। हमारे घर में एक बहुत पुरानी नौकरानी कामिनी रहती थी। हम लोग कामिनी पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन अब वो बूढ़ी होने लगी थी। आखिरकार वो बहुत सालों से हमारे घर में काम कर रही थी। उसने हमारा नमक खाया था। वह हमेशा हमारे साथ वफादारी से पेश आती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। 2 बेटियों की वह शादी कर चुकी थी। अब उसकी एक ही बेटी रह गई थी। एक बार उसने मुझसे कहा कि मलिक, मेरी बेटी घर में अकेली रहती है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही कि मैं घर के काम कर सकूं। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी को भी आप नौकरी पर रख लो। उसे भी कुछ पैसे दे दिया करो। आखिर उसकी भी तो एक दिन शादी होगी। आप तो जानते हो कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अपनी बेटियों की शादी करनी है। उनका अच्छा बुरा देखना है। मैं अपनी 2 बेटियों की शादी तो आपकी मेहरबानी से कर चुकी हूँ, लेकिन अब मेरी एक बेटी रह गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आकर अपनी बेटी को सारे काम समझा दूँ। मैं तो थोड़े बहुत काम कर लिया करूँगी, मगर मेरी जगह मेरे बदले के सारे काम मेरी बेटी कर लिया करेगी। आपको जिस तरह कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं मिली, इसी तरह मेरी बेटी भी आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। कामिनी की बात सुनकर मैं हंसने लगा था। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ काम पर अपनी बेटी को बेझिझक लेकर आ सकती हो और जितने पैसे तुम्हें यहाँ पर मिलते हैं, उससे ज़्यादा हम तुम्हारी बेटी को देंगे। मेरी बात सुनकर वह बेफिक्र हो गई थी और अगले ही दिन वह अपनी बेटी को मेरे बंगले में काम पर लेकर आ गई थी। मैंने उसकी बेटी को देखा था। वह बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र भी थी। उसके चेहरे से मासूमियत साफ नजर आ रही थी। वह घर में आते ही सबसे पहले मेरा आशीर्वाद लेने के लिए मेरे कमरे में आई थी, क्योंकि कामिनी मुझे अपना माई बाप मानती थी। उसके पति के मरने के बाद से ही वह हमारे घर पर नौकरी कर रही थी और हमने उसका बहुत साथ दिया था। उसने अपनी बेटी को हमारे घर के सारे उसूल, कामकाज, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। बाकी और नौकरों पर भी वह निगरानी किया करती थी। उसने अपनी बेटी को मेरी पत्नी से भी मिलवाया था। मेरी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसकी बेटी को हमारे घर में काम करते हुए अब काफ़ी दिन हो गए थे। उन्हीं दिनों हमारे घर में नौकरों के लिए काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि मेरी बेटी घर वापस आने वाली थी। उसके आने की खुशी में मैंने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की थी, जिसमें मैंने अपनी बेटी के स्कूल की और कॉलेज की सारी फ्रेंड्स को बुलाया था, और उसमें हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर्स भी आए हुए थे। मेरी बेटी का वेलकम बहुत धूमधाम से किया गया था। वह हम सबको देखकर बहुत खुश हुई थी और पार्टी भी अच्छी तरह से निपट गई थी। मेरा बेटा भी अपनी बहन के आने पर बहुत खुश था। उसने उसे अगले ही दिन ढेर सारी शॉपिंग करवाई थी। मेरी बेटी जब कामिनी से मिली
तो उसने अपनी बेटी की मुलाकात मेरी बेटी से करवाई थी, जिसे देखकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई थी। कंगना की आदत सौम्या को बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसने उसे अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया था, जो सिर्फ मेरी बेटी के ही काम करे। घर के बाकी के कामों के लिए सौम्या ने बाकी नौकरों से कह दिया था, लेकिन कंगना को उसने सिर्फ अपने लिए ही ट्रेंड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब से मेरी बेटी घर आई थी तभी से उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आ रहे थे। तो कभी वो उनके साथ घूमने के लिए जाती थी, तो कभी उसके सारे दोस्त इकट्ठा होकर घर में पार्टी करने के लिए ए जाया करते थे। इस दौरान मेरी बेटी के सारे ही काम कंगना करती थी, क्योंकि कंगना मेरी बेटी को बहुत समझदार लगी थी। वह उसके दोस्तों के सामने बिल्कुल भी नौकरों के जैसे बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं करती थी, बल्कि बहुत संभल कर और समझदारी से उन सबके सामने आती थी। सौम्या का हर छोटा बड़ा काम कंगना ही किया करती थी, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि जब मेरी बेटी घर में होती तो वह अपने आप को बोर महसूस करती थी, इसलिए वह कंगना के साथ बातें करने के लिए बैठ जाती थी। मेरी बेटी अब जवान हो रही थी, लेकिन उसकी माँ को इस बात का होश नहीं था। तभी तो मेरी बेटी को कंगना से दोस्ती करनी पड़ गई थी, ताकि घर में रहकर वह बोरियत महसूस न कर सके। मैंने देखा था, एक मेरी बेटी का भाई था जो घर आता तभी अपनी बहन के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लिया करता था, वरना वह तो ज्यादातर अपने दोस्तों में ही बिजी रहता था। रात को देर से घर आता और दूसरे दिन दोपहर को सोकर उठता था। कामिनी की बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। जिस तरह से कभी कामिनी ने हमारे घर में काम के अलावा फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, इसी तरह से उसकी बेटी भी थी। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। जिंदगी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मैं हर तरफ से बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि मेरे घर में और बिजनेस में बहुत सुख शांति थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हवा का झोंका आया जिसने मेरे दिल के सुकून को बर्बाद करके रख दिया था। लगभग 2-3 दिन गुजर गए थे। मेरी बेटी मेरे कमरे में शिकायत करने आई और कहने लगी कि डैड देखिए न, कंगना काम पर नहीं आ रही है। आपको पता है, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ मुझे कंगना के ही काम की आदत हो गई है। कामिनी आंटी कहती हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि आप उसका अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाइए, ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर पर वापस आ जाए। मुझे उसकी बहुत बुरी आदत हो गई है। मुझे दूसरी नौकरानियों के हाथ से अपना कोई काम पसंद नहीं आ रहा। मैंने उसी समय कामिनी को बुलाया था और उससे पूछा था कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ। कामिनी की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी कि पता नहीं मालिक, मेरी बेटी को क्या हो गया। 3 दिन से बुखार में जल रही है, डरी डरी सी है, बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उससे कहा तो फिर मैं तुम्हारे घर डॉक्टर भेज देता हूँ। कामिनी कहने लगी कि नहीं मालिक, कंगना मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है। तो सौम्या कहने लगी कि आंटी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं कंगना को समझाऊंगी और कहूंगी कि वह अस्पताल चले और डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाए। मगर कामिनी ने इनकार कर दिया था और कहा था कि उसकी बेटी रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही है। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती उसका डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की तो वह और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाया था कि तुम अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करो, आखिर वह कब तक बीमार रहेगी। ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। शायद घर जाने के बाद कामिनी ने अपनी बेटी से डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़बरदस्ती की होगी और उससे पूछा होगा कि आखिर उसे क्या परेशानी हो रही है, वह क्यों ऐसी हरकतें कर रही है, उसकी तबीयत क्यों खराब है। अगले ही दिन मेरी बेटी और मेरी पत्नी शॉपिंग पर गई हुई थीं। दोपहर 1 बजे का टाइम हो रहा था। मैं उस दिन ऑफिस नहीं गया था, क्योंकि उस दिन कोई फेस्टिवल था। मैंने नौकर श्यामू को बुलाया था और उससे पूछा था कि छोटे साहब क्या कर रहे हैं। वह अभी सोकर उठे या नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं घर में होता था उस दिन मुझे अपने बेटे का देर तक सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, इसलिए मैं बार बार नौकरों से उसके बारे में पूछता रहता था। नौकर ने कहा था कि अभी छोटे साहब नहीं उठे हैं। वह इतना कहकर वहां से चला गया था जब कामिनी चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए घर के अंदर दाखिल हुई थी। उस समय मैं हॉल में बैठा हुआ था। मेरे पास मेरा लैपटॉप था। मैंने कामिनी को इस तरह रोते हुए देखकर जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया था। वह अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आई थी। उसकी बेटी की हालत बहुत बुरी हो रही थी
उसे देखकर लग रहा था कि वह ना जाने कब से बीमार है। वह बेहद कमज़ोर हो चुकी थी। इस पूरे हफ्ते वह हमारे घर पर नहीं आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे बहुत समय के बाद देखा है, क्योंकि उसके चेहरे का रंग भी काला पड़ चुका था। न जाने वह कौन सा सदमा अपने दिल से लगाए बैठी थी। मैंने कामिनी से कहा कि क्या हुआ कामिनी, क्यों रो रही हो? वह मेरे पैरों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि मालिक, गजब हो गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई। मैंने अपने पैर उसके हाथों से छुड़ाए थे और उसे कहा था कि अब बताओ भी क्या हुआ है, इस तरह शोर मचाने की क्या जरूरत है, और रोना बंद करो और तसल्ली से बताओ कि क्या हुआ है। उसके शोर मचाने पर घर की ओर 2-3 नौकरानियां अब भी वहां आकर खड़ी हो गई थीं। वह कहने लगी कि मलिक, मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मेरे आगे किया और कहने लगी कि देखो, इसकी हालत इसी वजह से हुई है क्योंकि इसकी इज्जत के साथ खेला गया है। मैंने कहा, कौन है वो इंसान जिसने तुम्हारी बेटी की ये हालत की है? बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह कहने लगी कि मलिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ जरूर देना। इसके साथ ज्यादती करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। छोटे साहब ने इसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जब उसने मुझे यह बात कही तो उसके शब्द मेरे कानों को चीरकर मेरे दिमाग तक पहुंचे थे और मेरे दिमाग को एक जोरदार झटका लगा था। वह बार बार रो रो कर कह रही थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करने वाला इंसान आपका बेटा ही है। छोटे मालिक ने उसकी इज्जत खराब की है। 1 हफ्ते पहले वह छोटे मालिक के कमरे में सफाई करने के लिए गई थी, मगर जब उसने देखा कि छोटे मालिक सो रहे हैं तो वह वहां से वापस आ रही थी। जब छोटे मालिक ने उसे आवाज देकर काम के बहाने से वापस कमरे के अंदर बुला लिया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की और उसे डराया, धमकाया कि वो इस बारे में किसी को न बताए। मेरी बेटी मासूम है। छोटे साहब ने उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ दिया। ये सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और तभी से ही बीमार है। मैं इसे बार बार पूछ रही हूँ कि तुझे क्या परेशानी है। डर की वजह से ये डॉक्टर के पास भी नहीं जा रही थी, मगर आज मैंने इसे अपनी कसम दी और पूछा कि क्या बात है, तू क्यों हो गई है, तू क्यों रोए जा रही है? तो इसने मुझे सब कुछ बताया। मैंने तभी चिल्लाकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी बेटी झूठ भी तो बोल सकती है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है और तुमने इसकी बात का यकीन कर लिया। कंगना ने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगी कि नहीं मलिक, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, छोटे साहब ने सच में मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो ज़्यादातर घर में रहता ही नहीं है। वो कहने लगी कि मलिक, इसने मुझे बताया है कि काफ़ी दिनों से छोटे साहब की इस पर गंदी नज़र थी, मगर यह उनकी गंदी नज़र को समझ नहीं पाई थी। उसे तो लगता था कि छोटे साहब बहुत भले इंसान हैं, मगर छोटे साहब उसके साथ ये सब करेंगे, इस बात का इसे अंदाज़ा नहीं था। उस समय मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो नौकरानी अभी भी खड़ी हुई हमारी बातें सुन रही थीं। जब मैंने उन्हें गुस्से से डांट दिया और वहां से जाने के लिए कहा, मैंने कहा, कामिनी, तुम मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो। वह कहने लगी कि मालिक, हम गरीबों के पास सच्चाई दिखाने के सबूत नहीं होते, हमारे लिए तो हमारी इज्जत ही हमारी बहुत बड़ी दौलत है। मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तभी मैं आपसे कह रही हूँ, वरना मैंने आपका सारी जिंदगी नमक खाया है। मैं आप पर और आपके परिवार पर कभी कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मेरे तो दिमाग की सारी नसें फटने लगी थीं। मेरा सर दर्द करने लगा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। तभी मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई थी। वह ऊपर वाले पोर्शन में था, इसलिए उसे मेरी आवाज़ नहीं गई, तो एक नौकर घबराकर मेरे बेटे को उसके कमरे में जगाने के लिए चला गया था। जब मेरा बेटा कुछ ही मिनट के बाद मलते हुए आंखों से नीचे आया तो मैंने अपने बेटे से कहा था कि क्या तुमने कामिनी की बेटी की इज्जत खराब की है? मेरी बात सुनकर तो मेरा बेटा ऐसे रिएक्शन देने लगा था जैसे वह इस बारे में कुछ जानता ही नहीं हो। उसने कहा, डैड, आप तो जानते हैं कि मैं घर में कितना कम रुकता हूँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, और यह लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। कामिनी के साथ साथ उसकी बेटी भी मेरे पैरों में गिर गई और वह कहने लगी कि मालिक, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ
कि छोटे साहब ने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनसे बार बार कह रही थी कि वह मुझे जाने दे, मुझे छोड़ दे, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी माँ झूठ बोल रही है। उस लड़की की मासूमियत और उसका एक एक शब्द चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि वह सच में झूठ नहीं बोल रही, जबकि मेरे बेटे की नज़र में अच्छी तरह से पहचान गया था कि वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। इसका मतलब साफ था कि मेरे बेटे ने उसकी बेटी की इज्जत खराब की है। मैं समझ चुका था, क्योंकि मैं कई सालों से कामिनी को जानता था, तो अपने बेटे को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। मैं तो इस समय कामिनी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन मेरी भी लोगों में रेपुटेशन थी। अपने बेटे की वजह से मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा बेटा बार बार यही कह रहा था कि यह लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। यह गरीब लड़कियां होती ही ऐसी हैं। हम अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। उसने कहा कि डैड, यह काफ़ी दिनों से मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। मैं जब इसकी बातों में नहीं आया तो इसने मुझ पर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। सबकी बातें सुनने के बाद मैंने कामिनी से कहा था कि अच्छा ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हें ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तसल्ली से मेरी बात सुनो, मुझे बताओ अब तुम क्या चाहती हो। उसने कहा कि मालिक भला मैं आपसे क्या चाहूँगी, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इसकी कहीं और शादी भी नहीं हो सकेगी। अगर कहीं इसकी शादी हो भी जाती है तो इसके पति को पता चल जाएगा कि मेरी बेटी शादी से पहले ही अपनी इज्जत खो चुकी है। इसका घर नहीं बच सकेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी बेटी की शादी छोटे साहब के साथ करवा दीजिए, क्योंकि इस परेशानी का एक यही इकलौता हल है। उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उससे कहा था, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाना चाहती हो? मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करवा सकता। तुम जानती भी हो कि मेरा बेटा ओबेरॉय मल्टीनेशनल कंपनी का इकलौता वारिस है। और यह लड़की क्या है? एक मामूली सी नौकरानी की बेटी, जिसकी कोई औकात भी नहीं है। तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे का कोई जोड़ नहीं है। कामिनी कहने लगी, मगर मालिक, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? मैंने कहा, मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी। तुम अपनी बेटी की शादी जहां मर्जी चाहे कर दो। वह कहने लगी, मगर यह तो आपको करना ही होगा। आखिरकार आपके बेटे ने मेरी बेटी की इज्जत खराब की है। मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मैंने कहा, अगर मैंने तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बना लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। निकल जाओ अभी और इसी वक्त। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला लूं, मैं तुम्हारी बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भेज सकता हूं। मैं कोई गलत कदम ना उठाएं, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी बात सुनकर वो दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी कंगना ने कामिनी से कहा कि माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं होता। आप तो कहती थी कि मालिक बहुत अच्छा है, हम गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं, मगर यहाँ तो मालिक पहले अपने बेटे के बारे में सोचेंगे। कामिनी दोबारा से मेरे पैर पकड़ने आ रही थी। जब मैं पीछे हट गया, उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि मालिक, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी की है। आपका किया आपके आगे ज़रूर आएगा। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके आपको और आपके बेटे को क्या मिला? मैं तो गरीब औरत हूँ, ये सब कुछ झेल जाऊंगी, मगर आप तो अमीर आदमी हो। जब एक दिन यही सब कुछ आपकी बेटी के साथ होगा तो आपसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। तब आपको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा कि मैं अपनी बेटी की परेशानी से कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। आप दोनों ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। एक दिन आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। आपको मेरी बद्दुआ ज़रूर लगेगी। यह कहकर वह रोती हुई मेरे घर से निकल गई थी, मगर मुझे उस पर बहुत अफसोस हो रहा था। उनके जाने के बाद मेरा बेटा कहने लगा कि डैड, कामिनी आंटी और उनकी बेटी की सारी हकीकत आज आपके सामने खुलकर आ गई। इसलिए तो कहते हैं कि नौकरों को ज़्यादा सर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। तभी मैं पीछे पलटा और मैंने अपने बेटे के गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था। मैंने उससे कहा कि सच क्या है यह मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। मैंने आज तुम्हें बचा लिया,
सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकता था। दिख तो मुझे भी रहा है कि मैंने कंगना के साथ नाइंसाफ़ी की है और तुमने उसकी इज्जत खराब की है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए और आगे तुमसे किसी भी तरह की कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मेरा बेटा अपना गाल पकड़कर खामोशी से वहां से चला गया था, क्योंकि वह समझ गया था कि मैंने सारा सच जानते हुए भी अपने बेटे की ही साइड ली थी। सारी रात में सुकून से सो नहीं सका था। मुझे कामिनी और उसकी बेटी की फिक्र हो रही थी। मुझे मन ही मन बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। वह तो मुझे ही अपना सब कुछ मानती थी, तभी तो बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ अपनी बेटी का इंसाफ करवाने के लिए आई थी। मेरी बेटी और पत्नी जब घर पर आए तो उन्होंने मुझसे कामिनी और कंगना के बारे में पूछा था। मैंने उनसे कह दिया था कि वह दोनों यहाँ से काम छोड़कर जा चुकी है। इसके अलावा मैंने अपनी पत्नी और बेटी को कुछ भी नहीं बताया था। मेरी पत्नी तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरी बेटी ने काफ़ी दिनों तक उन दोनों के बारे में पूछा था। वक्त इसी तरह से गुजरता गया था। मेरा बेटा भी धीरे धीरे संभल गया था, क्योंकि मैंने उसको सुधारने में बहुत मेहनत की थी। मैंने उसके दोस्तों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना सब कुछ बंद करवा दिया था और उसे अपने बिजनेस में ध्यान देने के लिए कहा था। उस दिन जो कुछ भी हुआ था, यह सब मेरी पत्नी और बेटी को नहीं पता था। मेरा बेटा भी मेरे सामने आता तो बहुत शर्मिंदा होता था। 3 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला था। शुरू शुरू में तो मुझे कामिनी और कंगना की बहुत कमी महसूस हुई थी, क्योंकि कामिनी एक तरह से हमारी फैमिली मेंबर बन गई थी। आखिरकार 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मेरे पिताजी ने उसे हमारे घर पर नौकरी पर रखा था। मैं उसे तब से जानता था और अब अचानक से उसके नौकरी छोड़कर चले जाना, यह सब मेरी पत्नी और बेटी को कुछ ठीक नहीं लगा था। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस बात को छुपाने के लिए मुझे न जाने कितने झूठ बोलने पड़े थे। और फिर वक्त के साथ साथ सबके दिमाग से कामिनी और कंगना निकल गई थी। वह उस दिन के बाद कहाँ गई, उनके साथ क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि वह कभी दोबारा मेरे बंगले पर वापस नहीं आई थी। मैं भी उन दोनों के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। वह दोनों कभी न तो मुझे दिखाई दी थी और न ही हमारे घर में उनके बारे में कोई बात करता था। मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। लोग कहते थे कि पहले मैं अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन मैंने अपने बेटे का रिश्ता अपने बिजनेसमैन दोस्त की इकलौती बेटी और करोड़ों की मालकिन से लगा दिया था, क्योंकि मैं अपनी ही लेवल की बहू अपने घर में लेकर आना चाहता था और मेरी बेटी का रिश्ता भी मैं ऐसे ही घर में करना चाहता था जो लोग हमारे लेवल के हों। फिर फाइनली मेरी बेटी के लिए भी एक ऐसा ही रिश्ता मिल गया था। मेरी बेटी के ससुराल वाले तो यूरोप में रहते थे। लड़का अकेला ही यहाँ रहता था और अपना सारा बिजनेस वो अकेला ही संभाल रहा था। मुझे वो बहुत पसंद आया था। उसके पेरेंट्स उन दोनों की शादी करवाने के बाद वापस यूरोप चले गए थे, मगर मेरी बेटी और दामाद इसी शहर में रहते थे। कभी कभी मेरे दामाद का यूरोप आना जाना लग जाता था। जब वो यूरोप जाता था तो उसे वहाँ का भी बिजनेस संभालना होता था, क्योंकि उसके डैड ने वहाँ पर भी एक अपनी मल्टीनेशनल कंपनी खोली हुई थी। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, इसलिए उस पर चारों तरफ की जिम्मेदारी थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रह रही थी। मैं भी बेफिक्र था कि मेरी बेटी को अच्छी ससुराल मिल गई थी, जहाँ पर वह राज कर रही थी। धीरे धीरे मेरी बेटी की शादी को 8 महीने गुजर गए थे। अब मैं 2 महीने बाद अपने बेटे की भी शादी करने वाला था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब एक दिन मेरी बेटी रोते हुए घर आई थी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। वह बस रोए चले जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों रो रही है। मेरी पत्नी ने सौम्या को छूकर देखा तो वह चिल्ला उठी और कहने लगी कि इसे तो तेज बुखार है। मेरी बेटी रोते रोते बेहोश हो गई थी। हमने उसे अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है और इनको 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। इन्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। स्ट्रेस लेना इनके लिए ठीक नहीं है। यह बात सुनकर एक तरफ हम लोग खुश हुए थे तो दूसरी तरफ हमें दुख भी सता रहा था कि हमारी बेटी सौम्या को आखिर स्ट्रेस किस बात का है कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। मगर वह बेहोश थी। होश में आती तभी हमें सब कुछ बता सकती थी। हम उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 2 घंटे के बाद वह होश में आई थी
तो मेरी पत्नी उससे मिलने के लिए कमरे में चली गई थी। मैं भी दरवाजे से खड़ा हुआ अपनी बेटी को देख रहा था। वो होश में आते ही फिर से मेरी पत्नी को लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी पत्नी बार बार उससे पूछ रही थी कि बेटा, आखिर क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पति से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? मगर वो तो इस समय यूरोप में है। बताओ भी क्या बात है बेटा, हम तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। फिर मेरी बेटी ने कैसी सच्चाई अपनी माँ को सुनाई थी, जो मैं भी दरवाजे से खड़ा हुआ सुन रहा था। लेकिन मुझे वो सब सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे चारों तरफ से बिजली कड़कती हुई नजर आ रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बुरी लगने लगी थी। मुझे खुद से अब नफरत महसूस होने लगी थी। मेरी बेटी रोते हुए बता रही थी कि पिछले 2 महीने से उसके घर में मौजूद एक नौकर उसे बहुत परेशान कर रहा है। एक दिन मेरी बेटी अपने कमरे में आराम कर रही थी जब वह नौकर जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके साथ जबरदस्ती की। मेरी बेटी अपने आप को उससे बचा नहीं सकी थी। वह नौकर मेरी बेटी की इज्जत खराब कर चुका था। मेरी बेटी ने उसे धमकी दी थी कि वह सबको उसके बारे में बता देगी, लेकिन उसने उल्टा मेरी बेटी को ही धमका दिया था। उसने कहा था कि अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आप पर इल्ज़ाम लगा दूंगा और मलिक से कह दूंगा कि आपका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बेटी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर वह हर रोज़ अपने मालिक के घर में ना होने का फ़ायदा उठाता था और मेरी बेटी के साथ हर रोज़ ज़्यादती करता था। मेरी बेटी ये बात हम लोगों को भी बताना चाहती थी, मगर इन दिनों हम अनुज की शादी की तैयारियों में बिजी चल रहे थे। उसने काफ़ी दिनों तक यह बात छुपाए रखी, लेकिन जिस दिन उसका पति घर आया तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी। उसके पति ने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर उसके पति को एक जोरदार झटका लगा था और उसने इस बच्चे को अपना मानने से साफ इनकार कर दिया था। मगर मेरी बेटी ने बताया कि वह फूट फूट कर रो रही थी और अपने पति से कह रही थी कि यह बच्चा आपका ही है। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह नौकर के बच्चे की माँ बन गई है, क्योंकि यह बच्चा सच में मेरे दामाद का नहीं था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी 1.5 महीने की थी, जबकि पिछले 3 महीने से मेरी बेटी का पति यूरोप गया हुआ था। मेरी बेटी बार बार उसे सफाई दे रही थी कि यह बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका है, लेकिन मेरा दामाद लगातार यही कह रहा था कि यह बच्चा कहीं से कहीं तक भी मेरा नहीं हो सकता। मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर नहीं हूँ और तुम्हारी प्रेगनेंसी 1.5 महीने की है। इस बीच 1.5 महीने में तुम किसके साथ रंगरेलियाँ मनाती रही हो, यह तो तुम ही जानती हो। मैंने तो कभी तुम पर शक भी नहीं किया। मुझे क्या पता था कि तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। अपने पति की सारी बात सुनने और समझने के बाद मेरी बेटी को याद आया था कि इस बच्चे का असल बाप कौन है। मेरी बेटी ने अपने पति को सब कुछ बता दिया था, मगर उसके पति ने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। उसने कहा था कि अब अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए तुम सारा इल्ज़ाम घर के नौकर पर लगा रही हो। यह नौकर हमारे घर पर पुराना नौकर है। हम इस पर बहुत भरोसा करते हैं। भला वह तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरी बेटी जोर जोर से रो रही थी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि उसके साथ यह सब कुछ नौकर ने ही किया है। जब नौकर भी वहां आ गया था और मेरे दामाद ने नौकर से सवाल किया तो वह पूरी बात सुनने के बाद कहने लगा कि नहीं मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है। मालकिन तो मेरे लिए मेरी भाभी की तरह है। भला मैं अपनी भाभी पर कैसे गंदी नज़र रख सकता हूँ। हाँ, मगर मैं आपको एक ऐसा सच बताना चाहता हूँ जो शायद मुझे नहीं बताना चाहिए। अब बात आपके घर खराब होने पर आ गई है और मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए मैं आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। वह नज़रें चुराने लगा था। जब मेरे दामाद ने उससे पूछा कि तुम मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हो, बताओ जो भी बात है, तो उसने बताया कि मालकिन से मिलने के लिए आपके पीछे हमेशा घर में एक लड़का आया करता था। मालकिन का उससे अफेयर चल रहा था। यह बात तो मैं काफ़ी दिनों से जानता था। मालकिन उससे मिलने के लिए हमेशा बाहर जाती थी, लेकिन अब वह उन्हें घर में भी बुलाने लगी थी। यह बात सुनकर मेरे दामाद का खून खौल उठा था और उसने मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा था कि मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। तुम खुद ठीक नहीं हो और इल्ज़ाम नौकर पर लगा रही हो। मेरी बेटी बार बार उससे यही कह रही थी कि यह झूठ बोल रहा है,
मेरी इज्जत इसने ही खराब की है, मैं सच कह रही हूँ। मगर उसका पति उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसने उसके कैरेक्टर को गलत साबित करके उसे अपने नौकर की बातों पर भरोसा करके उसे डिवोर्स दे दी थी और घर से निकाल दिया था। तभी वह रोते हुए हमारे घर वापस आई थी। यह सब अपनी माँ को वह बताकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। डॉक्टर ने उसे मना किया था कि वह अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना डाले और परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा करने से उसके बच्चे की सेहत पर फर्क पड़ सकता है। अभी इसकी शुरुआत के दिन थे, इसलिए उसे अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसका पति उसे डिवोर्स दे चुका था। यह सदमा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ समय के बाद मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो हम उसे घर ले आए थे। घर आने के बाद भी वह बहुत रोई थी। वह मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी थी और कह रही थी कि पापा, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसकी सज़ा मुझे मिली है। जिस तरह मेरी बेटी उस दिन रो रही थी, उसी तरह एक दिन कामिनी और उसकी बेटी भी मेरे पैर पकड़कर रो रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह दोनों मुझसे इंसाफ की उम्मीद लगा रही थी, जबकि मेरी बेटी मुझसे सवाल कर रही थी कि आखिर उसे किस जुर्म की सज़ा दी गई है। इन 3 सालों में मुझे कभी कामिनी और कंगना की याद नहीं आई थी, लेकिन आज अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मुझे रियलाइज़ हुआ था कि कुछ समय पहले मैंने उन दोनों के साथ भी बहुत गलत किया था। कामिनी की बेटी भी कुछ इसी तरह की हवस का शिकार हुई थी और ऐसा करने वाला मेरा बेटा था। मेरा बेटा भी आज अपनी बहन की हालत देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मैंने अपनी बेटी को थामा था और उसे कहा था कि गलती तुमसे नहीं बल्कि गलती मुझसे और तुम्हारे भाई से हुई है। उसने और उसकी मम्मी ने चौंक कर मुझे देखा था, जिसकी सज़ा मेरी बेटी को दी गई थी। मगर मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी। मैंने 3 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में उन दोनों माँ बेटी को बताया तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा बेटा यह सब सुनकर नज़र झुकाकर खड़ा हो गया था, क्योंकि वह आज अपनी बहन के सामने नज़र मिलाने काबिल नहीं रहा था। सौम्या अपने भाई के पास गई और कहने लगी कि भैया, आज तो आपको कंगना की तकलीफ का अंदाज़ा हो गया होगा। आखिर आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आपने जैसा किया था वैसा आपकी बहन को भुगतना पड़ रहा है, जबकि शर्मिंदा तो मैं भी बहुत था। मैं चाहता तो कामिनी की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर उसके साथ इंसाफ कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। दौलत, रुपया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। दौलत की वजह से ही मैंने अपनी बेटी की शादी अमीर लड़के के साथ करवा दी थी, मगर मैं यह नहीं जानता था कि अमीर लड़का मेरी बेटी को सिर्फ दौलत दे सकता है, प्यार कभी नहीं दे सकता। उसने बिना सच्चाई जाने ही मेरी बेटी को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था। अगर मेरी बेटी से प्यार करता होता तो उसकी बात पर यकीन करता, लेकिन एक दिन मैंने भी तो कामिनी की बेटी की बातों पर यकीन नहीं किया था और उन दोनों माँ बेटी को जलील करके घर से निकाल दिया था। वह बेचारी ना जाने किस किस तकलीफ से गुजरी होगी। यहाँ से जाने के बाद ना जाने उन दोनों माँ बेटी का क्या हाल हुआ होगा। कामिनी बार बार रोते हुए कह रही थी कि उसकी बेटी का कभी घर नहीं बन सकेगा, लेकिन वह जाते समय यह भी बद्दुआ देकर गई थी कि एक दिन तुम्हारी भी बेटी के साथ ऐसा ही होगा, और हमारे साथ करनी भरनी हुई थी। मेरी बेटी का घर भी नहीं बच सका। मैं और मेरा बेटा फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि हम सौम्या को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। सौम्या बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। यह बच्चा उस नौकर का था। वह उसका नाजायज़ बच्चा था, इसलिए वह उसे जन्म नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह उसके शरीर में पल रहा था। वह कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को समझाया था। मेरे दिल को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। मैंने भगवान से रो रो कर प्रार्थना मांगी थी कि कोई आसान रास्ता निकाल दे, ताकि मेरी बेटी की ज़िंदगी भी आसान हो जाए और मेरे दिल को भी सुकून मिल जाए। मुझे कामिनी और कंगना की बेहद याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि वह दोनों मेरे सामने आ जाए और मैं उनसे माफ़ी मांग लूं। जिस तरह एक दिन वह दोनों मेरे पैरों में गिरकर मुझसे इंसाफ की गुहार लगा रही थी, इसी तरह मैं उन दोनों के पैरों में गिरकर उनसे कहूं कि वह मुझे माफ़ कर दे, ताकि मेरी बेटी जिस परेशानी से जूझ रही है वह भी उस परेशानी से निकल जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को ढूंढ निकाला था,
क्योंकि वह अपना पुराना घर छोड़कर कहीं चली गई थी। वहाँ के लोगों ने बताया था कि उन्होंने वह मोहल्ला ही छोड़ दिया था। लेकिन फिर मैंने अपने कुछ आदमियों को उनको ढूंढने के काम पर लगा दिया था और फिर कुछ समय के बाद मैं इस काम में कामयाब रहा था। जब मुझे मेरे आदमियों ने कामिनी के घर का पता बताया तो मैं फौरन ही वहाँ पर चला गया था और वहाँ जाकर मैंने उन दोनों माँ बेटी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। मैंने देखा था कि उन दोनों की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वह बेचारी बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी। कामिनी बहुत बीमार थी, मुझे माफ़ नहीं कर रही थी, मगर उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मालिक को माफ़ कर दो। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि मैंने उनको सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी सज़ा मेरे पूरे परिवार को मिल गई। उन दोनों माँ बेटी ने मुझे और मेरे बेटे को माफ़ कर दिया था, लेकिन मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए उन दोनों का माफ़ करना ही मेरे लिए काफ़ी नहीं था। मैंने कामिनी से उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया था। मैंने उससे कहा था कि देर से ही सही, मगर मैं तुम्हारी बेटी के साथ इंसाफ करना चाहता हूँ, उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्योंकि कामिनी की बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरी बात सुनकर उसने मेरी बात मान ली थी, क्योंकि उन दोनों के हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। कामिनी को इलाज की सख्त ज़रूरत थी। उन लोगों पर तो खाने के लाले पड़े हुए थे और ऐसे हालात उनके आगे सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे बेटे की वजह से आए थे। हम ही ने उनको बर्बाद कर दिया था और फिर अब मैं ही उन लोगों की ज़िंदगी में दोबारा से सुकून और आराम लाना चाहता था। मैंने कामिनी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और उसके सामने ही अनुज ने कंगना की मांग में सिंदूर भर दिया था, जिस पर कामिनी को बहुत खुशी हुई थी। अब मेरे दिल को भी कुछ सुकून आया था, लेकिन जब मैं अपनी बेटी की तरफ देखता तो बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि मेरी बेटी की कंडीशन एक जिंदा लाश के जैसी हो गई थी। उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। बच्चे से तो मेरी बेटी की जान छूट गई थी, क्योंकि वह इस नाजायज़ बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। मैं सौम्या की तरफ से बहुत परेशान था, इसलिए अपना सर पकड़कर अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। एक परेशानी तो जैसे तैसे हल हो गई थी, मगर अभी एक और परेशानी थी जिसके बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र अपने ऑफिस के एक एम्प्लॉय शरद पर गई थी। शरद बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वह गरीब था, 7 बहनों का इकलौता भाई था, बड़ी ईमानदारी के साथ मेरी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसको मेरी कंपनी में नौकरी करते हुए पिछले 5 साल हो गए थे, लेकिन कभी उसने हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं की थी। वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया करता था। मुझे उसका यह अंदाज बहुत पसंद आया था, तभी तो मैं उस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था। यह बेचारा अपनी बहनों की शादी के बोझ तले दबा हुआ था। 7 बहनों का भाई होना कोई आसान बात नहीं थी, और तब जब सारी ही बहनें जवान हों। यह सिर्फ अपनी 2 बहनों से बड़ा था, बाकी सारी बहनें उससे उम्र में बड़ी थीं। माता पिता थे नहीं, इसलिए उनकी शादी की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था। मैंने शरद को अपने केबिन में बात करने के लिए बुलाया था। मैंने उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी सारी बहनों की शादी की जिम्मेदारी ले लूं और तुम्हें अपनी कंपनी का मालिक बना दूं, तो क्या तुम इस काम के लिए राजी हो जाओगे? वह मेरी बात सुनकर मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि अचानक एक ऐसा इंसान जो मिडिल क्लास हो और उसे कोई रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए, तो वह एक ही बार में इस बात पर यकीन कैसे कर सकता है? मगर मैंने सच में यह ऑफर शरद को दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी शरद के साथ हो जाए। उससे बेहतर रिश्ता मुझे अपनी बेटी के लिए कोई मिल ही नहीं सकता था। शरद बहुत अच्छा लड़का था, इसलिए मैंने यह फैसला किया था, क्योंकि इससे पहले जब मैं अपनी बेटी को अमीर लड़की के हाथों में दे चुका था तो उसका अंजाम मैं भुगत चुका था। कंगना तो मेरे घर की बहू बन गई थी, लेकिन मैं अब शरद को अपना दामाद बनाना चाहता था। मैंने शरद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मैंने उसे अपनी बेबसी और अपनी बेटी की लाचारी की पूरी कहानी सुना दी थी, जिसको सुनकर वह बहुत अफसोसमंद हो गया था। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह मेरी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा, मगर उसे बदले में मेरी दौलत नहीं चाहिए। बस वह अपनी बहनों की शादी अच्छे लड़कों के साथ करवाना चाहता था।
मैंने उसकी बहनों की शादी अमीर परिवारों में अपनी जिम्मेदारी पर अच्छी जगह करवा दी थी। उसकी बहनें ससुराल में बहुत खुश रह रही थी, जबकि उसकी 2 छोटी बहनें अभी पढ़ाई कर रही थीं और उनकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। मेरी बेटी ने मेरी मर्जी पर अपना सर झुका दिया था। उसने शरद के साथ शादी तो कर ली थी, मगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। लेकिन शादी के बाद जब शरद ने उसे बहुत सारी खुशियाँ दी तो वो भी बहुत खुश रहने लगी थी। जो खुशी उसे अपने पहले पति से नहीं मिली थी, वो खुशी उसे अब शरद से मिली थी और इस तरह मेरी बेटी का भी घर बस गया था। मगर मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो करता है उसका बदला उसे दुनिया में ही मिलकर रहता है। अपने बेटे को कभी भी गलत काम करने पर बढ़ावा ना दें, बल्कि अपने बेटे को समझाएं और जो गलती आपके बच्चे करते हैं उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी औलाद के अब छुपाकर आप अपने बच्चों के लिए मुसीबत मोल ले रहे हैं। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, वो दुनिया में ही इंसाफ करने वाला है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।